अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता 4 रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और इस इजाफे का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें 1971 के वाक़यात के हवाले से, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से कुछ गुफ्तगू जो है वो की गई। एक डॉक्यूमेंट्री की, ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की सूरत में ये ट्वीट किया गया। फिर इसको पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी रीट्वीट किया गया और उसको पिन कर दिया गया। अब इस तमाम मामले के ऊपर आपको गर्मी और हिद्दत जो है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया बड़ा ही सख्त था। हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत इस हवाले से केसेस बनाने की बात कर रही है। FIA के साइबर क्राइम विंग ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है और इस तहकीकात में 4 लोगों को शामिल किया जाएगा। अब इस तमाम मामले पर सबको मालूम है कि बानी PTI वो अडियाला जेल में मौजूद हैं और उनका ट्विटर हैंडल एग्जैक्टली कौन ऑपरेट कर रहा है और क्या उनकी मर्जी और मंशा से किया जा रहा है, ये सब कुछ इसके हवाले से भी एक अबहाम या फिर आप यूं समझें कि तजाद मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स में। अब क्या इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कितना सख्त एक्शन हो सकता है, क्योंकि फैसल वार्डा की बात सुने तो वो ये कहते हैं कि पार्टी बैन होने की तरफ जा सकती है। क्या आर्टिकल 17 के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेज सकते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्या ऐसा किया जा सकता है? लेकिन इसी दौरान कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने इस तमाम मामले के ऊपर कहा कि वो इजहार लाताल्लुकी किया है इमरान खान की तरफ से कि ये स्टेटमेंट या ये जो वीडियो पोस्ट है ये इमरान खान की मर्जी और मंशा से नहीं की गई। क्या कहा अली मोहम्मद खान ने, सुनिए। इस पे कमेटी की एक मीटिंग है और उसमें मजबूत फैसले आपको देखने को मिलेंगे और कुछ चीजें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी। और इमरान खान साहब की कोई भी चीज आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब की 100% नॉलेज में। लेकिन जब हम जैन कुरैशी साहब की, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और उस कोर टीम का हिस्सा जो है वो कहलाए जाते हैं जो इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने की मजाज है। जैन कुरैशी साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के शो में इसी ट्वीट के हवाले से क्या कहा, सुनिए। तो एक तरफ ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की मर्जी से, मंशा से ट्वीट्स नहीं होते और दूसरी तरफ विद इन द पार्टी ये राय भी मौजूद है कि ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की मर्जी और मंशा के बगैर इस किस्म का कोई या किसी भी किस्म का कोई ट्वीट किया जा सके। शर्जील इनाम मेमन सीनियर सूबाई वजीर सिंध, उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि वो जो ट्विटर अकाउंट है वो अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। ये बहरहाल एक बड़ा मसला जो है उस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बन चुका है। ये आज प्रोग्राम में डिस्कशन होगी इस हवाले से भी, लेकिन गुफ्तगू जो है वो इस हवाले से भी होगी कि जो रिजर्व सीट्स का मामला है, मखसूस नशिस्तें, सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और इसी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, ख़वातीन को माशरे में आगे लाने के लिए पाकिस्तान के आइन में ये गुंजाइश बनाई गई कि ख़वातीन को मखसूस नशिस्तों पर पार्लियामेंट लाया जाए। अब आइन को अगर आप पढ़ें तो उसकी मर्जी और मंशा ये कहती है कि मुतनासिब नुमाइंदगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी जिस जमात को जितनी नशिस्तें मिली हैं उस तनासुब के एतबार से उसी जमात की ख़वातीन को पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए। सबको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासी कहानी किस तरीके से अनफर्ल हुई। साल 2023 के इख्तिताम में ये सारा मामला शुरू हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला, और फिर सबको मालूम है किस तरीके से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया फाइनली उन कैंडिडेट्स ने जो कि PTI बैक्ड कैंडिडेट्स से मुख्तलिफ निशानात पर लड़ कर आए थे। लेकिन आइन की जो मर्जी और मंशा है उसके मुताबिक वो सीटें क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए या फिर उनकी बंदर बांट दीगर सियासी जमातों में हो। हमने देखा कि इस सारी कहानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अलॉट कर दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF और दीगर सियासी जमातों में जो चाहती थी कि ये सीटें उनको दे दी जाएं। और फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां गुज़श्ता माह जो सुप्रीम कोर्ट का, बल्कि इसी माह सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, 3 रुकनी बेंच, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर पियोनी जज, उनकी सरबराही में बैठा और मुअत्तल कर दी गई जो ओवर एंड अबव सीट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो हिस्सा बनती थी, जो उनकी होनी चाहिए थी, उसके हवाले से जो है अब 3 जून को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच जो है वो बैठने जा रहा है, क्योंकि इसमें आइन की तशरीह दरकार है। आइन का आर्टिकल 50 51 जो है वो इस हवाले से क्या कहता है, क्या उसकी मर्जी और मंशा यही है
कि किसी मातहत कानून साजी के तहत किसी लैक्यूना या किसी शॉर्ट कमिंग के सबब किसी सियासी जमात को और पाकिस्तान के अवाम को उनके हक के नुमाइंदगी से महरूम कर दिया जाए और किसी और सियासी जमात की ख़वातीन जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाए। इस तमाम मामले के ऊपर भी बात होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सियासत है उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो हैं वो ये कहते हैं कि GHQ और दीगर तंसीबात पर हमला करने पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता, यानी कि अब उन केसेस के हवाले से बात चल रही है कि बड़ी तेज़ी से चलेंगे। और साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने ये मशवरा दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कशीदगी कम करना चाहती है तो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब को अपना मुंह बंद रखना होगा, ये मशवरा दिया है। इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में मुझे स्टूडियोज़ में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शौकत बसरा साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा स्काइप के ज़रिए कादिर मंदोखेल साहब, माहिर कानून भी हैं, और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ शौकत बसरा साहब से करेंगे। शौकत बसरा साहब, कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। एक इजहार लाताल्लुकी जो है वो किया गया, बैरिस्टर गौहर खान ने भी इस हवाले से एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि ये जो ट्वीट है ये ट्वीट सियासी तनाजुर में देखी जाए, इसका मकसद जो है वो डिफरेंटली इसको कंसीव किया जा रहा है। लेकिन इजहार लाताल्लुकी के बावजूद मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मौजूद है और उस पर जो पिंड ट्वीट है वो वही ट्वीट है जिसके ऊपर इस वक्त यह हंगामा बरपा है। सब पहले तो हमें मेरे ख्याल में तारीख के जो दुरुस्त चीज़ें हैं उनको हमें करना चाहिए, क्या वो सच हैं या गलत हैं। क्या 1971 का अफसोसनाक वाक़या हुआ, सानिया हुआ? क्या मुल्क दो लख्त हुआ? बांग्लादेश बना, हमने सरेंडर किया, यहाँ तक तो कोई चीज़ मेरे को गलत नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, हमारा उसमें मौक़िफ़ क्या था। मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त भी मुजीबुर रहमान जो था वो वहाँ का पॉपुलर तरीन लीडर था। 181 सीटें मिली, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 81 सीटें मिली, और हुआ क्या कि जो मेजॉरिटी लीडर था उनको इक़्तिदार नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि उनके साथ कौन सी आवाम है। रिजल्टेंटली आपने देख लिया कि जो मिनॉरिटी का लीडर था उसको मेजॉरिटी पर थोप दिया गया और उसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया। अब हम सिर्फ ये कहा गया कि पाकिस्तान में इस वक्त मेजॉरिटी लीडर पाकिस्तान का है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है। 8 फरवरी को आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, पार्टी तोड़ ली, निशान छीन लिया, पार्टी इज ओवर, आपने कहा गया कि इमरान खान इज हिस्ट्री, जैसे आजकल बातें हो रही हैं। लेकिन कौम ने फैसला दे दिया, 2/3 मेजॉरिटी हमें दे दी, मरकज में, सूबे में, सिंध में, हर जगह पे। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल उसी तरह वो लोग जिनके पास टोटल 17 सीटें थी मरकज के अंदर, एक को वजीर आजम बना दिया गया। 36 सीटें वालों को पंजाब के अंदर, जो पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उनको वहां पे चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब आप माजी से सबक नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन और पाकिस्तान था। बहुत अवेयरनेस है, हर हाथ में ये टेलीविजन पकड़ा हुआ है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप अवाम से नहीं लड़ सकते, आप पाकिस्तान की कौम से नहीं लड़ सकते। ये बदला हुआ पाकिस्तान है। साहब, आपका जाहिर है कि जो सियासी ओपिनियन है, यू हैव ऑल द राइट, पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है, कोई भी सियासी जमात अपनी पोजीशन ले सकती है, आप ये बिल्कुल ले रहे हैं। लेकिन जो आप पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं 1971 ये शेख मुजीबुर रहमान, उसमें इस बात से क्यों सरफ नज़र किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? एक तो माजी में मौक़िफ़ जो रहा है इस तमाम मामले पर, दूसरा जिन साहब की शेख मुजीबुर रहमान की बात हो रही है, अगरतला साजिश केस 1971 से 2 साल पहले की बात है। अयूब खान के वक्त में ये तमाम मामला हुआ। त्रिपुरा की जगह अगरतला, वहाँ पर जाकर 35 लोगों ने इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात की। पाकिस्तान को दो लख्त करने के लिए, ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करने के लिए, बांग्लादेश बनाने के लिए इंडिया से मदद मांगी गई। इंडिया ने उस मदद के हवाले से नरेंद्र मोदी ने खुद एतराफ़ जुर्म किया। ढाका यूनिवर्सिटी में खड़े होकर, अपने जश्न आज़ादी के ऊपर 15 अगस्त को खड़े होकर लाल किले के सामने उसने बड़े फखर से कहा कि हमने बांग्लादेश बनाया, हमने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया, हमने इनकी सपोर्ट की। तो वो जो पैरेलल आप ड्रॉ कर रहे हैं उससे आई बेग टू डिसएग्री। उसकी वजह यह है कि ये वो फैक्ट्स हैं जो 2011 में इन 35 अफराद में से एक शख्स शौकत अली बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एतराफ करता है, अगरचे उस वक्त इनको एक्विट कर दिया गया था। शौकत अली ये कहता है कि हाँ वो मुलाकात हुई थी, हाँ उसमें शेख मुजीबुर रहमान मौजूद था, हाँ उसमें इंडिया से मदद मांगी गई थी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने की या ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से तोड़ने की। तो ये जो पैरेलल्स हैं
आई बेग टू डिसएग्री कि ये जो पैरेलल्स हैं, आई डोंट थिंक कि ये पैरेलल्स आपको सूट करते हैं, पाकिस्तान को सूट करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स में ये फैक्ट्स भी हैं। इससे नकवी साहब आपने एक बहुत लंबी एक तारीख जो है पूरी कौम के सामने, मैं एक्सेसेस की बात नहीं कर रहा, मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से एक्सेसेस हुए होंगे। 1971 के मामले को दुरुस्त ठीक तरीके से डील नहीं किया गया। हमारा तो एक गुजारिश है आपकी तमाम गुफ्तगू के एंड पे, मैं सिर्फ एक हमीदुर्रहमान कमीशन, क्या इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने वो हमीदुर्रहमान कमीशन बनाया था? उस दौर में बनाया गया। आप हमीदुर्रहमान कमीशन जो है वो शाया कर दें पूरी कौम के सामने, मेरे सामने आप यहाँ पे रख के ना मेरे साथ प्रोग्राम कर लें और कहें कि शौकत बसरा आप ये गलत बात कर रहे हो या तहरीक इंसाफ ये गलत बात कर रही है, हम आपकी हर बात को ऑन करें। आई एग्री, गलतियां ये कैसे आगे चलते हैं? मैं एग्री करता हूं, मैं लेट मी जस्ट मूव ऑन। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं ये कतई नहीं कह रहा, इस बात को किसी भी शख्स को इसमें क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। सुन लेना, ऐसे ना करें, हमारे अपनों का बहुत बड़ा कसूर था। आप ये बात छोड़ दें, हमको हमारा हाउस एंड ऑर्डर था, क्या हमने सही किया? मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लें। किसी और को ताना देने से पहले किसी और की तरफ उंगली उठाएंगे, 4 उंगली आपकी तरफ उठेंगी। क्या हमने, वो हमारा हिस्सा था, हमने क्या क्या गलतियां की, हमने गलतियों से सबक नहीं सीखना? अगर हम यही कहेंगे, आपका दुश्मन इंडिया तो आज चाहता है कि पाकिस्तान टूट जाए, इसराइल चाहता है, कौन नहीं चाहता? छोड़ दें इन बातों को। हमें मोहसिन नकवी साहब, मैं फिर गुजारिश करता हूं कि हमें तारीख से सबक अगर नहीं सीखेंगे, और तारीख की बदकिस्मती यह है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। चले, मुझे आगे मूव ऑन करने दें। आई होप आप मुझे मोहसिन नकवी क्या कर रहे हैं बुला, लेकिन आप ईसा भाई एक करें, हमारा सिर्फ गुजारिश ये है अगर कोई गलत बात हुई है तो आप उसको छाप दें, मंदोखेल साहब आपकी सियासी जमात, उसके हवाले से जाहिर है कि ये बात मौजूद है कि इक्तदार जो है वो शेख मुजीब का हक बनता था। पीपल्स पार्टी ने हटदर्मी दिखाई और वो इल्ज़ामात आपकी जमात के ऊपर भी लगते हैं। अब ये जो ट्वीट हुआ है और इस ट्वीट की आफ्टर मैथ में हमने देखा कि साल 2023 में 9 मई के बाद एक गुफ्तो शुनीद चली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, कलअदम करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने उस मूव को ब्लॉक किया था कि ऐसा कोई रेफरेंस वफाकी हुकूमत की तरफ से अगर भेजा गया तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। आज हम एक चेंज्ड सिनेरियो की बात कर रहे हैं। इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर इस किस्म की मूव अब की जाती है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी? अच्छा, पहले तो आपको बताया था, और मैंने भी इमरान खान साहब का अकाउंट खोला है, और ये मुजीब रहमान का वीडियो है, और उसके बाद अगली वीडियो जो 2 दिन पहले उन्होंने भेजा है और बकायदा उसको रिपीट किया कि मुजीब रहमान कमीशन वगैरह, और आज तक ये अगर ट्विटर अकाउंट पे है, शौकत बसरा साहब उसको ऑन कर रहा है, उसके मुतालिक कोई बात नहीं हुई। सिर्फ अभी 1971 और हमीदुर्रहमान कमीशन के हवाले से बात हुई है। मंदोखेल साहब उसके हवाले से सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। मैं बोलूं? जी प्लीज। अच्छा, ये हमीदुर्रहमान कमीशन का जो इमरान खान साहब के अपनी पर्सनल अकाउंट से ये ट्वीट हुए 4 दिन पहले, और 2 दिन पहले दूसरा ट्वीट हुए इमरान खान साहब के अकाउंट से, बकायदा उसी को रिपीट किया, और आज 4 दिन हो गए और अभी तक उसको डिलीट नहीं किया है। और डिलीट क्या करना था, शौकत बसरा साहब ने उसको फोन कर दिया है कि मुजीब रहमान के साथ क्या क्या ज्यादती हुई है। सर मेरा सवाल मुख्तलिफ है, हम उससे मूव ऑन कर गए, हम आगे आ गए हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो बातें चल रही हैं कि आपने बात कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई रेफरेंस भेजा जा सकता है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी? साहब की बात की बोल बात, अभी 2 दिन पहले आप रऊफ हसन साहब उनके तर्जुमान हैं, उनकी आप गुफ्तगू सुन ले, उसने बोला भाई ये मुझे नहीं पता, ये अकाउंट बाहर से ऑपरेट होता है। फिर जब एंकर ने उससे पूछा कि ये बताओ बाहर से ऑपरेट होता है, तो आप वो नोटिस किया 4 दिन से मीडिया पे मैंने नहीं देखा है। अच्छा, अब उस वीडियो का अगर आप देख ले, मुजीब रहमान को उन्होंने हीरो बनाया, याया खान को एक जालिम और पाकिस्तान तोड़ने वाला बनाया, और फिर उसी वीडियो में नीचे जनरल आसिम मुनीर का तस्वीर दी है, और फिर अपने आप को कंपेयर किया है। ठीक हो गई यहाँ तक बात? अब इसके ऊपर मैं कौन होता हूँ गद्दारी के फतवे देने वाला? कमीशन ऑलरेडी मुकर्रर, ऑलरेडी इंक्वायरी कंडक्ट हो गई है, और इंक्वायरी में शौकत बसरा साहब को भी शामिल तफ्तीश किया जाए क्योंकि ये ऑन कर रहा है, और इसमें रऊफ हसन साहब को भी शामिल तफ्तीश किया जाए क्योंकि ये सारे लोग उनको ऑन कर रहे हैं।
उस वीडियो के अंदर अगर तफ्तीश में कोई गैर कानूनी चीज नजर नहीं आ रही, जबकि मुझे नजर आ रही है कि महमूद रहमान कमीशन में मुजीब रहमान को जिसने मुफ्ती बानी बना के और जिसने ये कहा है कि 1956 में मैंने ख्वाब देखा अलग मुल्क का, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फिर मुजीब रहमान ने मुफ्ती बानी एक दहशतगर्द तंजीम बनाया, ठीक हो यहाँ तक बात। और फिर उसी तरह आज अगर इमरान खान साहब उसको अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने भी चंद साल पहले टाइगर फोर्स बनाया, आपको याद होगा टाइगर फोर्स। वो टाइगर फोर्स जहां कोरोना आया, जहां जलजला आया, जहां सैलाब है, वहां नजर नहीं है। किस दिन के लिए वो टाइगर फोर्स बनाया, किस दिन की है? शायद महमूद रहमान कमीशन में अपने आप को मुजीब रहमान के साथ वो कंपेयर कराओ और उस टाइगर फोर्स का जिसका एक पार्ट सर मामला इससे आगे बढ़ गया। मुझे ये बताएं, अगर इसके ऊपर कोई रेफरेंस मूव होता है, क्या वही पोजीशन होगी? वक्त पे ये जाहिर होगा। और फिर उसकी मंदोखेल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? के इंचार्ज होगा। ये सारी चीजें तो उन्होंने पता नहीं किस दिन के लिए। मंदोखेल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा आपसे सवाल ये है, आप मुझे बताइए। मंदोखेल साहब नहीं कर सके जो मुफ्ती बानी ने किया है, फिर वो चीज को नहीं कर सके। मंदोखेल, ऐसे लोगों के साथ मैं क्या बोलूं, खुद ये वकील है, इनको कानून भी पता है, आइन भी पता है। मंदोखेल साहब, आपकी पार्टी पोजीशन क्या है? अगर इस मामले पर कोई रेफरेंस जाता है, आप उसकी हिमायत करेंगे, मुखालफत करेंंगे? पानी का टाइप और जहाँ शहदा को के जो यादगार है उसको कर दिए है, वहां उन्होंने कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस के लाहौर में इसको जनाब उसमें कहते हैं जगह के खराब एहसान न्याजी और जो है ना कोर कमांडर के वर्दी लेके बाहर आते हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोग उनके मलूस है और वो सारी चीजें है। अब आप मुझे बताओ, इन सारी चीजों को तो ये ऑन कर रहे हैं। आज तक अगर वो ट्विटर अकाउंट में मौजूद है और बसरा साहब उसको ऑन कर रहे हैं तो तफ्तीश तो होनी चाहिए, फिर क्या करें? मंदोखेल साहब, मैंने आपसे दरमियान में बहुत मुतादिद मरतबा सवालात किए। आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं जहांगीर जदून साहब की तरफ जाता हूँ। दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ, सवाल मेरा ये था कि पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी अगर इस बुनियाद पर कोई रेफरेंस इनिशिएट किया जाता है। उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। जहांगीर जदून साहब, क्या ये मामला ऐसा है, एक्स या ट्विटर पाकिस्तान में बैंड है, नहीं चल रहा, हुकूमती वुज़रा बशमूल वज़ीर आज़म VPN लगाकर, मुझे आई थिंक इलीगल, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पोस्ट करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी एक वीडियो। क्या ये इतना सीरियस मामला है कि जो वावडा साहब जिस तरफ इशारा करें, पार्टी बैन होने की तरफ जा सकती है? इज इट दैट सीरियस के हो सकता है ये काम? अब ये तो क्वेश्चन अगर वावडा साहब से आप करते ज़्यादा बेहतर था। मुझे नहीं पता, उसको किसी ने शायद बताया हो, क्योंकि उसके तो लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं कि पार्टी बैन हो रही है। नहीं, लेकिन अभी देखें ना, पार्टी की जो बैन की वजूहत हैं वो तो सामने आइन में दर्ज है। फिर उसका एक प्रोसीजर है कि फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस भेजती है, उसके साथ एविडेंस लगानी पड़ती है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देखती है। उसके बाद जो है तो पार्टी बैन का तो मेरे ख्याल में वैसे ही कोई उन्होंने छोड़ दिया शोशा जिस तरह। लेकिन अगर देखें कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट होती है, कोई ऑफेंस बनता है, तो किसी ने मना तो नहीं किया कि अब 9 मई की जो बार बार बात होती है, तो 9 मई में किसी बंदे ने मना किया सजा दें। 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है। वो कहते हैं जो बंदे भी आप जहाँ से कोई ऑफेंस करता है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आएँ, जो चार्ज बनता है करें और आगे प्रोसीडिंग चलाएं। आज दिन तक मैं तो नहीं सुना किसी चैनल पे, मैं रोज़ाना 4-5 चैनलों पे जाता हूँ कि किसी ने कहा जी 9 मई जिन्होंने किया है उनको आप छोड़ दें, उनको माफ़ कर दें, या उनको बिल्कुल ऐसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा होता रहना चाहिए। लेकिन आप मूव फॉरवर्ड करें ना। आप किसने आपको रोका हुआ है? किस कुव्वत ने आपको रोका हुआ? सारी कुव्वत आपके पास है, सारी चीज़ें जो है ट्रायल आप खुद करना चाहते हैं तो इसमें करें। और जिन लोगों को आपने छोड़ दिया है, वो पार्टी छोड़ गए, उनका भी ट्रायल करें। जिन लोगों को आपने कहा जी ठीक है दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो उनका भी ट्रायल होना चाहिए। 9 मई अगर आप कहते हैं कि वाकई सीरियस मामला है, और है तो ये कौमी मामला है, किसी एक पर्सन शख्स का मामला नहीं है, पर्सनियों का मामला है। अगर जिन लोगों ने इंटेंशनली ये किया है, वो सामने वीडियो में नजर आया, जलाया है, तो उसमें फिर किसी को माफ़ी नहीं होनी चाहिए ना। अब ये तो नहीं कि एक बंदा PTI के अंदर है, उसे 9 मई किया है, वो कहे जी मैं PTI को खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ, आपके पास ओके गुड बाय, आप दूसरी पार्टी में चले जाएं, आप बरी हैं भाई, 9 महीने वाले नहीं है आप फिर किसी और मई वाले हो जाएंगे। आप इस तरह नहीं हो सकता, आप 28 मई वाले बन जाएं। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तो किसी ने नहीं रोका आपको, आप करें उन लोगों की जो आपके पास
ऑलरेडी अरेस्ट हैं, उनको अभी तक सजाएं हो जाती। ये तो देखें इनको मशवरा पता नहीं को अभी तक ATC में अगर चलते ना ये केस, तो अभी तक कब के सजा हो जाते, किसी को साल 2 साल जो भी सजाएं बनती है ऑफेंस के मुताबिक, जिनकी प्रोपोर्शनेट जिस बंदे ने जो ऑफेंस किया है उसके मुताबिक। तो किसने अब इस तरह अगर ऐसे ट्विटर अकाउंट यूज किया है तो जिसने यूज किया उसको इन्वेस्टिगेट करें, किसके कहने पे यूज किया है उसको इन्वेस्टिगेट करें। कोई आप कहते हैं कि इससे ऑफेंस बनता है, पहले अब हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 9 मई के वाकयात को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए और सजा देने का कोई मूड नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ इसको पॉलिटिकली नहीं, इसको आप मतलब खत्म करें, ट्रायल करके बंदों को सजा दें। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होना चाहिए। 9 मई जो आगे 5 साल आप 9 मई चलाते रहे, मुल्क ने आगे मूव ऑन करना है। अगर एक हादसा हुआ है, गलत किया है, सारी दुनिया ने PTI ने खुद कंडेम किया है। इसमें देखिए ना, अब एक बंदा जो है वो साल के अंदर पड़ा हुआ, उसका ट्रायल ही नहीं हो रहा, तो बंदे का क्या कसूर है? सही। जहांगीर जिदून साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद मैं आप ही से आस करूंगा। और ये जो आपने ट्रायल की बात की कंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये वज़ीर-ए-आज़म ने जो काली भेड़ें करार दिया है, ये काली भेड़ें जाहिर है कि वो जजेस के बारे में और हाजिर सर्विस जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी टेकअप हुआ, इसके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आए। तो ये क्या 9 मई के रेफरेंस में है कि काली भेड़ें ये सजाएं नहीं होने दे रही? बात कर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहांगीर जिदून साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, बताइए, अगर मैं जान के अमान पाऊँ, मैं भी ये कह सकता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने काली भेड़ें कहा है हमारे हाजिर सर्विस जजेस को, तो ये काली भेड़ें नहीं करने दे रही 9 मई के वाकयात के ऊपर ट्रायल कंप्लीट, क्या मसला है? नहीं, ये तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये काली भेड़ें जो है ट्रायल नहीं मुकम्मल करने दें, ये तो उन्होंने जमानतें दे रही हैं, मशवरे ले रही हैं। नहीं, मशवरे बस वो महल में जोशे खिताबत में क्या किए हैं, वरना वो ऐसे वैसे प्राइम मिनिस्टर को अल्फाज जो है ना वो थोड़ा बड़ा आसान तरीका होता है, एक उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मुतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी लीडर हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, इमरान खान ने भी ललकारा है, तो उनको थोड़ा सा ना, जब वो कोई एड्रेस कर रहे होते हैं एज ए पोलिटिकली पार्टी के हेड या पोलिटिकल पार्टी के फिगर, तो वो बाज़ बात उनको पता नहीं चलता, तो जोश खिताबत में वो कह देते हैं। तो उनके ये ऐसे अल्फाज थे जो उनको मेरे ख्याल में इस तरह जजों के बारे में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। मेरा तो ये अपना एक ज़ाती ओपिनियन है, अब इससे कोई एग्री करे या डिसएग्री करे। बाकी जुडिशरी के अंदर हज़ार खामियाँ हो सकती हैं, जजों के अंदर खामियाँ होती हैं, PTI क्रिटिसाइज करती है, PMLN करती है, पीपल्स पार्टी करती है। अगर उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है तो वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो प्रॉपर फोरम है। अगर कोई जज मिसकंडक्ट की डेफिनेशन दी गई है, रूल्स में मिसकंडक्ट का मुर्तकब होता है, तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो मतलब फोरम मौजूद है, आप एविडेंस लगा के, कई लोग करते हैं शिकायतें, रेफरेंस फाइल करते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है आफ्टर डे, अगर उसको कोई नजर आता है, जिस तरह काजी फाइसा के खिलाफ PTI ने रेफरेंस फाइल किया था, उन्होंने कहा जी इन्होंने मिसकंडक्ट किया है और सबको पता है जिनके कहने पे उन्होंने किया था। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट समझती है कि उन्होंने कोई गलत काम सही। अच्छा जिदून साहब, ये कल आपने देखा होगा, कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हवाले से अटॉर्नी जनरल से जब मुकालमा हुआ, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दीजिए वी आर नॉट ब्लैक शीप, वी आर ब्लैक बम्बल बीज। अब वो ब्लैक बम्बल बीज की क्वालिटी ये होती है, आप उनको थ्रेट करें, अगर वो आपसे थ्रेटन्ड फील करें तो वो डंक मारती हैं। ये क्या ये इसी तनाजुर में है ब्लैक बम्बल बी का रेफरेंस? नहीं, अब ये तो देखें ना, आप जो तनाजुर आप बनाए मीडिया वाले बना सकते हैं, लेकिन अब ये बात मेरे ख्याल में खत्म होनी चाहिए। बस उन्होंने कह दिया है तो उन्होंने सही। मैं आपके पास वापस आता हूँ मखसूस जिदून साहब एक बात ऐड करूँ, आप दोनों मेरे सीनियर वकील भी हैं, मैं तो छोटा सा वकील हूँ। देखिए अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, बेशक वो हारा हुआ है या फॉर्म 47 वाला है, डिग्गी वाली सरकार है, अगर वो खुद जजेस को काली भेड़े कहेंगे, उनकी पार्टी के लोग कहेंगे कि हम आपकी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे, वो कहेंगे आपको निशाने इबरत बना देंगे, कसूर उनका क्या है? उनका कसूर यह है कि उन्होंने बताया कि हमें थ्रेट किया जाता है, हमें डायरेक्शन दी जाती है, हमारे घरों में कैमरे लगाए जाते हैं। अगर उन्होंने लेटर लिख दिया है तो ये सब और उनका थ्रेट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को आंखें बंद नहीं करनी चाहिए थी, उनको फौरी तौर पे सो मोटो लेना चाहिए था। वो उनकी देखें ना, जिस तरह पहले लेटर को उन्होंने एग्जेक्टिव में फेंक दिया, उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, बाद में हुआ एंड क्राई हुआ तो उसके बाद उन्होंने सो मोटो ले लिया। तो मेरा ख्याल है कि ये अब बहुत अलार्मिंग है कि जब, और इनका पुराना वतीरा है, आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जजेस पे तो इन्होंने किया, अभी भी अब इनको पता है कि सहाफी हैं, उनके लिए काले कवानीन बना रहे हैं, सियासी कारकुन हैं, हमें जेलों में डाल रहे हैं।
बसरा साहब, ईसा मुझे एक मिनट दे। जी 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 जिदुन साहब, देखिए बसरा साहब बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये देखें ना, अपना भी देखें ना, अब इनके पार्टी के लीडर जजों को टाउट कहते हैं, इनके पार्टी के लीडर जजों को धमकी देते हैं। ये देखा जनरलाइज सारी पॉलिटिकल पार्टी को जरा सा ये भी मैं मखसूस नशिस्तों का सवाल करूंगा, ये भी कहेंगे, अभी भी कहेंगे। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी बंदे को देखिए, जुडिशरी की रिस्पेक्ट करे, अगर आपके खिलाफ फैसला आता है आपको अपील का फोरम मौजूद है। किसी ऐसी कोई पार्टी है इसके खिलाफ फैसला ना हो। जुल्फकार अली भुट्टो को देखो, आज 44 साल के बाद उन्होंने कहा जी ये हमसे गलती हो गई है, हम पे प्रेशर था। जिदून साहब 76 साल में हमारा हिस्सा 3.5 साल का। हम तो कहते हैं बनाए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, और जिसने जो गलत किया है, आज इनकी हुकूमत मौजूद है ना, बिस्मिल्लाह करें, आप 9 मई पे भी बना लें। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में सजाएं नहीं होती, माफी हो जाती है। नहीं माफी मिल जाए, लेकिन सारे हकायक तो कौम के सामने आए। सही। अच्छा, मखसूस नशिस्तों के ऊपर मंदोखेल साहब, आप क्या समझते हैं? आइन की मर्जी, आइन की मंशा ये है, मुतनासिब नुमाइंदगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी डेटा को मान लें, अगर 1,60,00,000 वोट मिला है या इससे कम भी मिला है, जो भी इलेक्शन कमीशन कहता है, तो वो जो खवातीन, अगर 50% भी खवातीन थी उस वोट में, यानी 80 लाख अगर खवातीन थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए? या पीपल्स पार्टी अपनी लिस्ट आगे कर देगी, नून लीग के हमें दे देंगे इनके हिस्से की नशिस्तें? देखिए, अगर आप अपने जुमले पे जो आपने अभी 1 सेकंड पहले कहा है उनके ऊपर आप गौर कर ले, तो आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ को तो वोट नहीं मिला, वो तो आजाद मिला। ये बात ठीक है आपकी कि तहरीक इंसाफ के लोग थे, मगर तहरीक इंसाफ के सिंबल के ऊपर तो नहीं मिला, उनकी पार्टी निशान पार्टी के ऊपर तो नहीं मिला। वो तो आजाद थे, किसी का कुर्सी था, किसी का क्या था, किसी का क्या निशान था, और लेकिन बैकग्राउंड उसका पीटीआई था, लेकिन एग्जैक्ट तो आप नहीं कह सकते। मान लिया। अब अगर आप इलेक्शन रूल देख ले, दोनों वकील और आप लॉ देख लें, वो तो ये कहता है कि जो पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसी हिसाब से मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ तो दूर दूर करनी। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का 3 तारीख को जो है ना वो लार्जर बेंच बैठ रही है, अगर वो फैसला करती है कि नहीं जी ये सिंबल जो लिए हमने वो गलत लिए है, और ये सिंबल भी सुप्रीम कोर्ट भी उसको कंफर्म कर दिया कि उसको नहीं मिलना चाहिए। अब दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो अल्लाह खैर सल्लाह, हमें या किसी और पार्टी को कोई शक नहीं है कि 2-4 जो सीटें बची वो हम ले ले। हमारे पास तो वैसे 75 सीटें हैं, हम हुकूमत भी बना सकते हैं, हमने पहले भी ऑफर किए। लेकिन आप आइन साजी नहीं कर सकते ना। अच्छा, दूसरी बात जो जहांगीर जदून साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में प्राइम मिनिस्टर साहब को डिफेंड कर लिया है, और ठीक है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। और अभी लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी चल रही है जिसको आज हेयरिंग थी उसमें, तो उस हवाले से यकीनन देखेंगे, या तो अगर शहबाज शरीफ साहब माफी मांग ले, हमने गलत कहा, लेकिन काली बेड़े कहा है उन्होंने, काली बेड़े जहां अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये माजी की जजों को बोला तो नहीं, वो मौजूदा जजेस के बारे में कह रहे थे। लेकिन आप ये कह रहे हैं मंदोखेल साहब, आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए अगर वो अपने अल्फाज वापस नहीं लेते और उस पर माजरत नहीं करते। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी तौहीन अदालत हुई है। अब अगर माफी मांग के कोर्ट उसको माफ करते हैं तो कोई किसी को क्या एतराज हो सकते हैं, लेकिन साथ हसन साहब का भी आप साथ मिला ले जिन्होंने इन जजेस को टाउट का, साथ साथ इनकी पूरे वकला की टीम को ले ले जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ। फिर ये भी देख ले जो अदम एतमाद की तहरीक का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उन 5 जजेस का बकायदा उन्होंने कार्टून बना के सोशल मीडिया पे इनके लोगों ने चलाया। आज अगर इमरान खान का अकाउंट उनका तर्जमान बता रहा है कि वो बाहर से अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है, तो हम तो कहते हैं। और ये जो अभी फॉर्मेशन कमांडर्स ने जो किया कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही, तो ये क्या है? इनका अकाउंट बाहर से ऑपरेट हो रहा है। अब बाहर से ऑपरेट चाहे वो राजा आदिल हो, चाहे वो कोई और हो, उन लोगों के जरिए जो फौज को गालियां दे रहे हैं, फौज को खिलाफ बातें कर रहे हैं। और एक बात और बता दो आपको, बहुत सारे इस तरह जो सोशल मीडिया के जरिए जो पीटीआई के लोग बाहर से मुझे सोशल मीडिया के नजर आ रहे हैं, वो कभी कहते हैं पीआईए थर्ड क्लास है, कभी कहते हैं फ्लाउ होटल थर्ड क्लास है, कभी क्या है, यानी पाकिस्तान को पूरे अदारों को वो बिल्कुल अपने पांव तले जो वो रोना चाहता है। ये क्या है? सही। मंदोखेल साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला, जाहिर है कि आपकी एक सियासी जमात है, आपकी अपनी पोजीशन है, आइन और कानून को जाहिर है आप कानूनदान भी हैं, आप मेरे से बेहतर समझते हैं, लेकिन जब मैं आर्टिकल 17 पढ़ता हूं ना सर, उसमें मुझे तरीका एक ही समझ आता है कि किसी सियासी जमात को अगर निकालना है, उसका तरीका है
आर्टिकल 17 में दर्ज, वो तरीकाकार फॉलो नहीं हुआ। मेरी राय तो अगर मेरे से पूछें, आर्टिकल 8 भी पढ़ता हूं मैं, आर्टिकल 8 कहता है कि जो मातहत लेजिस्लेशन है वो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ बरखिलाफ नहीं की जा सकती। सुन ले देखो, आर्टिकल के आप लोगों को इस तरह न ले जाए दूसरी तरफ। इस आर्टिकल के ऊपर फैसला मैंने और आपने या बसरा साहब ने नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिए उनको सिंबल न देने की, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। उसकी तशरीह हम करेंगे या सुप्रीम कोर्ट करेंगे? आई डोंट टेक अ पोजीशन ऑन दिस। मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहा था, और मैंने इस बात का ये कहा है कि जाहिर है कि अदालतें, ज्यूरिस्ट जो है मुकला है, वो जाहिर है कि इस मामले को बेहतर जानते हैं। लेकिन जब मैं आइन पढ़ता हूं हमें तो ये समझ आती है। लेकिन जाहिर है कि आपकी अपनी पोजीशन है। मेडिकल की किताब पढ़ने से बंदा डॉक्टर नहीं बनता है। ईसा नकवी साहब, कि अगर मेडिकल के किताब आप पढ़ ले कि फलां गोली किस वक्त देनी चाहिए, तो उससे बंदा डॉक्टर नहीं बनता है। इसके लिए जो तशरीह है उसके पास अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं और ये दूसरे सर, वो तशरीह फिर लेट्स जस्ट डिबेट ऑन दिस। वो तशरीह कैसे हुई आइन के आर्टिकल 17 के बरखिलाफ जो लेजिस्लेशन जिसको इस्तेमाल भी किया गया, दैट वाज रॉन्ग। आर्टिकल 8 बड़ा क्लियरली कहता है कि यहां से आगे बुनियादी इंसानी हकूक शुरू होते हैं और इसके बरखिलाफ कोई मातहत लेजिस्लेशन नहीं की जा सकती। अगर की गई है तो गलत है। मामला जो है वो किसी छोटी पंचायत के पास नहीं था, किसी सिविल अदालत के लिए आइन की तशरीह करने वाली अदालत के पास था। और पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे होते हैं मुख्तलिफ सियासी, सर मेरी बात सुन लेना, अब आपने कह दिया। जैसे पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं, जो 2 दिन पहले भी हुआ, वो भी जो 28 मई को हुआ, वो भी सबने देखा। 8 कागजात सिर्फ एक ही शख्स के थे, फिर 7 कागजात एक शख्स ने अपने खिलाफ वापस ले लिए, फिर वो बिला मुकाबला हो गया। इससे पहले 14 जून को 2023 को जो इलेक्शन हुआ था, सर वो भी हमने देखे हैं। सर ये पिक एंड चूज हो रहा है ना, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट। मैं आई एम नॉट अ पार्टी इन इट सर, मैं आई एम ओनली अ कमेंटेटर ऑन दिस, आई एम नॉट अ पार्टी इन इट। मैं बसरा साहब फुल कोर्ट, हमने तो जवाब दे लेने दें। बसरा साहब का टाइम आप और मैं हमारा मुबाहिसा है सर। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट हियरिंग, हुकूमत ने लार्जर बेंच मांगा था, फुल कोर्ट बन गया। आइन की तशरीह जाहिर है कि 3 रुकनी बेंच नहीं कर सकता था, वो अब बन गया है, एक्सेप्ट करते हैं। ईसा नकवी साहब, हमारी पार्टी का इस पे मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना था, और उनके यह वाज़ेह जजमेंट मौजूद है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ कोई केस ना सुने, चूँकि वो एक फ्रीक है। एक इशू आपको पता चला था, वो हमारे केस से अलग हो जाएं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी टीम बारहा अदम इत्माद कर चुकी है, इमरान खान साहब खुद अदम इत्माद कर चुके हैं कि आप हमारे केसेस ना सुने। अभी देखें क्या हुआ है कि ये जो हमारा बल्ले वाले निशान का जो भी इशू आप बात कर रहे थे, उस बेंच में कौन था? जिस चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस मुसरत हलाली साहबा और जस्टिस मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली मदर साहब। हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि जिस बेंच ने हमारा बैट छीना है, हमारा निशान हमसे छीना है, वो किस तरह इस बेंच में बैठ सकते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये फुल कोर्ट में काजी फाइज़ साहब को और मोहम्मद अली मदर साहब को आपको अलग करना चाहिए इस बेंच से, और 7 रुकनी बेंच जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनका बेंच बना देना चाहिए। इस बेंच पे हम अदम इत्माद का इजहार करते हैं, और अगर खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब अलग हो जाए तो ठीक है, वरना जिस दिन प्रोसीडिंग होगी हम उसके ऊपर एप्लीकेशन देंगे और उन पर डिस्ट्रस्ट करेंगे। और जब डिस्ट्रस्ट होगा तो ये नॉर्म्स यही हैं, दोनों सीनियर वकील बैठे हैं, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। काजी साहब को तो खास तौर पे हम बार बार कह रहे हैं कि वो बाइस्ड है हमारे पार्टी के फैसलों के हवाले से, हम बारहा उनको कह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। और हमारी समझ से बाहर है कि काजी साहब बज़िद है कि हर तहरीक इंसाफ का केस, हर इमरान खान साहब वाला केस मैंने सुनना है। और दूसरी बात, आप देखिए ना, कल इमरान खान साहब ने जब वो पेश हुए, उनका क्या मौक़िफ़ था कि काजी साहब, हमने आपके पास एप्लीकेशन दी है फुल कोर्ट के लिए 9 मई के हवाले से, एप्लीकेशन दी है इंसानी हकूक के हवाले से, एप्लीकेशन दी है 8 मई के हवाले से, 8 फरवरी के हवाले से, उन पे बना दीजिए। उन्होंने कहा मैं टेकअप करता हूँ। आप मुझे बताइए कि जब हम उन पे अदम इत्माद कर रहे हैं, और जिस तरह वो हमारे फैसले उन्होंने टेकअप किए हैं, बल्ले वाला निशान हो, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला हो, या इवन ये जो मैंडेट चोरी हुआ है हमारे से, हम 12 उनको कह चुके हैं। मैं खुद उनकी अदालत में ईसा नकवी साहब कुरान पाक लेकर पेश हुआ था कि चीफ जस्टिस साहब मुझे सुनिए, मैं बताता हूं किस तरह धांधला हुआ है। इसलिए हम इस बेंच को तस्लीम नहीं करते। अच्छा। हम मुतालबा करते हैं, अभी मैं ABN चैनल पे बैठकर ईसा नकवी साहब के प्रोग्राम में,
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और दूसरी बात आपको मोहम्मद अली मजहर साहब जिनका आप हवाला दे रहे हैं बल्ले का निशान वाले बेंच में भी थे, लेकिन ये जो मखसूस नशिस्तों को सस्पेंड किया है ओवर एंड अबव, इसमें भी वो शामिल हैं। अच्छा गुजारिश सुन लें, आप चाहते हैं कि वो भी नाम बैठे। वो इसलिए कि बल्ले का निशान देखें, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ कि किसी का इंतखाबी निशान 11th आवर पे छीना जाए। और दूसरी बात, काजी फाइज ईसा साहब खत लिख रहे हैं उनको हाई कमीशन को, लंदन हाई कमीशन को, भाई आपका क्या काम बनता है कि और उसमें क्या मौकफ ले रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन हुए और काजी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन हुए ही नहीं है। अब गुजारिश ये है, जब हम इतना उनसे बार बार मुतालबा कर रहे हैं, और दूसरी बात आपको पता है कि अता तारड़ साहब का बयान और इरफान कादर साहब का, उन्होंने कहा कि अगर ये हमें सीटें वापस मिलती हैं, 2/3 मेजॉरिटी मिलती है, तो हम एक्सटेंशन का काजी साहब का केस कंसीडर कर सकते हैं। इन हालात में हमारा मुतालबा यह है कि काजी साहब फिल फॉर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब इस बेंच से अलग हो जाए। सही, इस बेंच से अलग हो जाएं। बिफोर आई गो टू द ब्रेक, अगर 30 सेकंड्स में सर क्विकली कमेंट कर दें जहांगीर जदून साहब, मखसूस नशिस्तें आइन की मंशा आपके ख्याल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मुतनासिब नुमाइंदगी, इसका मतलब क्या है? नहीं तो आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, आप पूरा टाइम देते हैं। मैं सर ब्रेक के बाद आपको ज्यादा टाइम दे दूंगा, अगर आप लंबा आंसर देना चाहते हैं। मैं ब्रेक पे मुझे जाने दें, वापस ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक पे चलते हैं, आप वापस आएंगे, जहांगीर जदून साहब से शुरू करेंगे और तफसीली जवाब लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहांगीर जदून साहब, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ? माइक आपके पास है, आप स्क्रीन के ऊपर इस डिस्प्ले पर हैं, तफसीली जवाब दीजिए। मखसूस नशिस्तें, मुतनासिब नुमाइंदगी, क्या मतलब है, आइन की मंशा क्या है? देखें, ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जी। अगर देखें मखसूस नशिस्तें किसी टेक्निकल ग्राउंड पे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, जो उनकी जमात है, उन्होंने क्योंकि लिस्ट जमा नहीं कराई, उस पार्टी की कोई सीटें नहीं थी, इनको पहले नहीं पता था कि इस पार्टी से इत्तेहाद करें या दूसरी से। अगर किसी टेक्निकल वजह से या जो आइन के अंदर, पहली तो बात ये कि इलेक्शन एक्ट जितना भी था ये तमाम जितनी पार्लिमानी पार्टी थी उनकी कंसेंट से बनाया, उसमें PTI जो है वो शामिल थी, जिस वक्त 2017 का एक्ट बनाया। उसकी इंटरप्रिटेशन या उसको उन्होंने उसके बाद चैलेंज नहीं किया था। इनको ज़ाहिर है ये तो ऐसे सर्कमस्टांसेस अचानक आ गए हैं कि इनको नहीं पता कि हमसे बैट छीन लिया जाएगा, हमारी पार्टी इस तरह हो जाएगी, हम किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें तो ऑल ऑफ सडन जो है वो इमर्ज हुई हैं। तो अगर किसी वजह से इनको सीटें नहीं मिलती, तो मेरी ये ज़ाती ओपिनियन है कि ये सीटें किसी दूसरी पार्टी को भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका राइट नहीं बनता। फिर अगर आप इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक पार्टी, जो भी पार्टी है, चाहे वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, अगर उनकी अपनी 2 सीटें हैं तो वो मखसूस 7 सीटें किस तरह ले सकते हैं कि 9 सीटें अपनी बना लें, या कोई इस तरह, देखें ना, इस तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर एक इसमें उन्होंने ये बात उठाई कि ये हाउस इनकम्प्लीट है। भाई हाउस इनकम्प्लीट किस तरह है? आप सेनेट का इलेक्शन तो पूरा एक फेडरेटिंग यूनिट है, उसका तो इलेक्शन हुआ नहीं है कि KPK का, तो आपने सेनेट का प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कर लिया है, चेयरमैन का भी कर लिया है, डिप्टी चेयरमैन का भी कर लिया। वहां पे तो हाउस जो है वो बिल्कुल टोटली जिसका कंसेप्ट है फेडरेटिंग यूनिट का, इसमें चलो 2-4 MNA नहीं भी है तो हाउस मेरे हाल में चलता रहता है। बाज लोग जो हलफ नहीं उठाते, ऐसी हमारे पास मिसालें जिन लोगों ने 5-5 साल तक हलफ नहीं दिया। अब 1 या 2 आदमी या 4 आदमी के लिए कोई हाउस जो है इनकम्प्लीट नहीं होता कि जी वो बंदे आएंगे, इंग्लैंड में चला गया बंदा MNA बन के वो हलफ नहीं उठा। कितनी ऐसी मिसालें हमारे पाकिस्तान में कि जो बंदे बाज को सेंटर बन गए हैं या MNA बन गए हैं तो वो आए नहीं, उन्होंने हलफ नहीं लिया। कितने आप चौधरी निसार अली खान ने 5 साल तक प्रोविंशियल असेंबली में हलफ नहीं लिया था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक चौधरी निसार खान या कोई भी बंदा हो वो असेंबली में नहीं आएगा तो असेंबली इनकम्प्लीट है। वो इनकम्प्लीट नहीं होती असेंबली, देखें ना, 1-2 बंदों की वजह से। तो इस तरह देखें, सेनेट था, उसका एक फेडरेटिंग यूनिट जो है उसको इलेक्शन ही नहीं होने दिया, जिस वजह से उसमें PTI जो है वो क्योंकि हलफ बंदों का नहीं ले रही थी, हाईकोर्ट के पेशावर। ये देखें ना, जिस पार्टी की फेवर में जो भी ऑर्डर आता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो अगेंस्ट आता है। बट आपको ये नहीं लगता कि प्रैक्टिकली ये हुआ है कि एक सियासी जमात के सामने अगर 8 रास्ते मुमकिन तौर पे थे तो 7 रास्तों के आगे आपने फील्डिंग लगा दी, बंद कर दिया, एक रास्ता छोड़ा कि यहाँ से आए। जब वो उस रास्ते से आ गए तो कहा इस रास्ते से आए हो, इस लिहाजा कसूरवार हो। नहीं, देखें, फील्डिंग आप जिस तरह अपनी मर्जी से जोर लगाएं या ना लगाएं, ये सियासी पार्टियां जब भी देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट एक डिसीजन करती है कि इस पार्टी को लाना है। हमारे मुल्क में तो यही चल रहा है ना,
आपको इलेक्शन से पहले ही पता है कौन इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, किस तरह होगा, ये अरेंजमेंट किस तरह होगा। आज कोई ऐसा इलेक्शन बताएं जिस इलेक्शन से पहले पता नहीं होता। सही, जदून साहब मैं आता हूं। जदून साहब होता तो ऐसे था, लेकिन इस वक्त कुछ ज्यादा हो गया है। मैं होता तो ऐसे ही है, लेकिन इस वक्त कुछ बहुत ज्यादा हो गया। मैं आता हूं वापस आपके पास जदून साहब। मैं कुछ सुनवाना चाहता हूं बसरा साहब आपको। मलिक अहमद खान साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली, फॉर्म 45-47 का कसिया सुनवाएं जी प्रोड्यूसर साहब। मलिक अहमद खान साहब क्या कहते हैं? देखिए, जिसके बैग में डस्का का एग्जाम्पल हो, डस्का के इलेक्शन, कैन दैट पार्टी क्लेम समथिंग? और पूरे मुल्क में शोर मचाया हो कि जी 47, 45 व्हाट नॉनसेंस। सिर्फ 25 दरख्वास्तें हैं कोर्ट में, 25। इससे ज्यादा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटिशंस नहीं है। तो क्लेम क्या है भाई, मैं पूछता हूं। तो ये वही दोबारा से रील शुरू है जो मेरे पे अब कुछ हदूदो कयूद हैं। बतौर स्पीकर मैं एक खास लाइन से आगे जा नहीं पा रहा, नहीं तो मैं सारा कच्चा चट्टा खोल के चला। बसरा साहब, आपने सुना मलिक अहमद खान कह रहे हैं फॉर्म 45, 47 व्हाट नॉनसेंस। मलिक अहमद खान साहब खुद चूंकि फॉर्म 47 की पैदावार है, खुद इलेक्शन आ रहे हुए हैं। अगर इनका लीडर, मैं कसूर की बात कर रहा हूँ, अगर इनका लीडर मियां नवाज शरीफ हार गया है, मरियम बीबी हार गई है और मैं शहबाज शरीफ आ गया है, तो ये किस बात की मूली है? तो बात यह है, मेरा चैलेंज है मलिक अहमद साहब को, उनको इस प्रोग्राम में लेकर आए। एक तो उन्होंने ये झूठ बोला कि हमने 25 ट्रिब्यूनल में उजरदारियां दायर की हैं। हमने 80 के करीब दायर की है नेशनल असेंबली की। और पंजाब में मैं आपको बता रहा हूं, मलिक साहब सुन ले मेरी बात, आप वहां जहां पे जाली स्पीकर बन के बैठे हुए हैं, जाली आपकी वजीर आला खुद जो हारी हुई है, मैं शराफत से, हमारा चैलेंज है, मैं शराफत से आ रही है। हमने अराउंड 78 हमने पंजाब असेंबली की दायर की है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं मलिक साहब, आपने जो बात की है, हमने पहले भी चैलेंज किया था। नहीं, वो आने के बाद उन्होंने तौहीन वाला कानून भी बना दिया, पर्चा भी करेंगे उनके खिलाफ, बात करेंगे। दो बातें आ जाएं, सारी असेंबली लेकर आप इधर अपने जो हम लेकर आते हैं, जो हम जीते हुए हैं, फैसल मस्जिद आ जाएं, कुरान पाक पे हलफ दे दे, हम सारी पिटीशन वापस ले लेंगे। दूसरी बात, हम तो बार बार कह रहे हैं, हमें कुछ सुनाते हैं ऐसी बात से कि डस्का में फलाम होता है इधर। अब तो आप 45 लेके आ ही नहीं रहे, इस्लामाबाद के नहीं आए ना 48, 47, 46 पे तारिक महमूद जहांगीरी के सामने वो उन्होंने 15-15 हजार जुर्माना कर दिया। भाईजान मेरे केस में इजाजुल्लाह को 20,000 रुपए जुर्माना हुआ है, वो पेश नहीं हो रहा, जो तीसरे नंबर पर है। अब मैं ऐसा नकवी साहब, मैं दूसरी गुजारिश करूं, मेरे भाई आप लोगों के पास तो आप हुकूमत है, समझ लें, बेशक जाली है, फॉर्म 47 वाली हैं, आप बिस्मिल्लाह करें, डस्का वाला भी कमीशन बना लें, बाकी कमीशन भी बनाए, दूध का दूध पानी का पानी करें। धमकियां क्यों दे रहे हैं कि मैं स्पीकर हूं? भाई हमें पता है कि आप लोग इस वक्त, चूंकि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप लोग डमीज हैं, आप लोगों के पास अवाम का मैंडेट नहीं है, आप लोग तो आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से, तो आप क्या करेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि नकवी साहब, हम जो अभी आपने बात कर रहे थे कि ऐसे आगे मुल्क नहीं बढ़ सकता। जब आप अवाम आपकी एक तरफ खड़ी हो और हुक्मरान वो जो जीते हुए नहीं है, जो रिजेक्टेड हम एक दफा खड़े हों, तो वहां हादसा होने का चांस होता है, वहां हालात खराबी की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज आपको बता दूं, इतने हालात खराब हैं, ये तो ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं ना। अभी आने वाले महीनों में IMF आ रहा है, महंगाई आ रही है, लोड शेडिंग आप देखें, टेम्परेचर 48-49 पे पहुंचा हुआ है, और अल्लाह ना करे एक चिंगारी कोई ऐसा हादसा पेश आ गया तो आप, ये पाकिस्तान है। हम बार बार कहते हैं कि आप इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए, पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। आप, ये मेरे दोनों भाई हैं, दोनों वकील। चलें, आप ना बाकियों की, आप देखें बसरा साहब, आप तो बाकियों की बात कर रहे हैं। एक बात कह दूं, मंदोखेल साहब मेरे साथ बैठे हैं। सर एक बात कह दूं, ट्विटर हैंडल की आपने मेरा सवाल पूछा, बड़ा अहम है यार। किसको नहीं पता कि इमरान खान साहब जेल में है और वो अपना ट्विटर हैंडल नहीं चला सकते? हाँ, ये वो कौन सा आसिफ अली जरदारी साहब हैं या शर्जील मेमन साहब हैं कि जेल के अंदर हर तरह की फैसिलिटी उनको अवेलेबल थी। अब मैं सारी बातें नहीं करता, मैं उस पार्टी में रहा हुआ हूं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप भाईजान इस तरह हमें गिदड़ बबकियां ना लगाएं। आप हमें 1 साल से आप कह रहे हैं कभी पार्टी बैन कर देंगे, और पहली पार्टी बैन की हुई है, पहले कौन सी पार्टी है? कभी कहते हैं VPN और ट्विटर बंद कर देंगे, VPN पे आपका वज़ीर आज़म गया हुआ है। जो करना है खुल दिल के करें, कमीशन बनाना है कमीशन बनाएं, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, हमारा जीना मरना भी यहीं है। ना इमरान खान भागेगा, ना इमरान खान के सिपाही भागेंगे। सही। मंदोखेल साहब है मेरे साथ। मंदोखेल साहब छोड़ें, हल्का NA 130 भी छोड़ देते हैं, 127 भी छोड़ देते हैं, बाकी सारे इस्लामाबाद वगैरह। मंदोखेल साहब, आपने तो मेरे प्रोग्राम में बैठकर, हर जगह मीडिया पे बैठ के आपने खुद फॉर्म 45-47 का पूरा जो है वो रोना रोया सुनाया हमें कि क्या हुआ। जो गवर्नर पंजाब है सरदार सलीम, उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज तो वो गवर्नर बन गए हैं उसी हुकूमत के या उसी सिस्टम के जिनको उन्होंने बताया कि फॉर्म 47 के ऊपर कैसे नून लीग को फायदा पहुंचाया गया। आप मुझे सिर्फ कराची का बता दें, आप
आप कराची की इनके रहने वाले हैं, क्या MQM को जो सीटें मिली हैं आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ओरिजिनल पब्लिक मैंडेट है कराची के अवाम का? देखिए, मैं तो कहूंगा तो फिर मुखालिफ पार्टी आ जाएगी। खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब की और गवर्नर सिंह की वीडियो लीक हो गई है और वो मेरे पेज पे भी है, तमाम चैनल ने दिखाया था। उन्होंने कहा कि भाई हमारी मैंडेट जाली है। मुस्तफ़ा कमाल को 3800 वोट मिले। साहब, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, पीपल्स पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात ये, आज 3.25 महीने हो गए इलेक्शन कमीशन को। 9 तारीख को मैंने तमाम शवाहिद, सबूत, वीडियो, सब चीज मौजूद है, वो मैंने जमा की है। आज तक जवाब नहीं है। पीर वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन लगा हुआ है मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ। देखो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 3 महीने तक जवाब नहीं दिए। खुद इलेक्शन कमीशन में जहां मेरे खिलाफ FIR को उन्होंने डायरेक्शन दी थी, जो कि खत्म हो गई है, C क्लास हो गई है, उस वक्त मुझे कमीशन के मेंबरान ने कहा कि आपको हम जवाब देंगे। आज तक जवाब नहीं दिया। भाई मुझे ये तो बताओ ना, आपकी दरखास्त जाली है, झूठी है। मंदोखेल साहब, शायद आपको एक बात आपके नॉलेज में नहीं रही, गिलानी साहब ने ऑर्डिनेंस दे दिया है कि अब रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। अपने घर में बात करें, वो कह रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस लगा दे। नहीं, लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू ये है मंदोखेल साहब, बात ना करें। अच्छा, आप दूसरी बात सुन ले मंदोखेल साहब, इसमें ये ऐड करें, ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिलानी साहब के अपने हलके पे उनके अपने, सर सुन ले, ये भी इसका भी जवाब दे देना साहब। आप इनको खामोश तो कराए ना, मुझे अपनी बारी पे बोले। बशरा साहब ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, ये वकील है माशाल्लाह। इनको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 या कोई भी बेंच हो, वो कोई पंचायत का दफ्तर नहीं होता है कि कोई भी गांव वाला पिंडू खड़ा हो जाए और वो कहता है मैं गवाही दूंगा। ये माशाल्लाह वकील है और ये हाई कोर्ट ठीक है। चले मैं बस वक्त बहुत कम है। जहांगीर जदून साहब इस नुक्ते का सही उनको वहां पे सुनाने को मिले। सर जहांगीर जदून साहब क्विकली बन जाए, तब भी आप प्रॉपर जिस केस में आप पार्टी उसमें खड़े हो, हर किसी के केस में ना खड़े हो। सही। जहांगीर जदून साहब वक्त का मैं, मुझे ये बताएं, ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बतौर कायम मकाम सदर, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज भी लगाया जा सकता है। यूसुफ रजा गिलानी का तो अपना हल्का NA 148 पे मुल्तान का केस था, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनना है, तो वो खुद ही ऑर्डिनेंस बता रहे हैं जारी करके कि किसको लगना चाहिए ट्रिब्यूनल। नहीं, ऑर्डिनेंस पे तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी रिजर्वेशन दिखाई है और उन्होंने कहा ये ऑर्डिनेंस नहीं सर, नहीं, वो नैब पे दिखाई है, इस पे नहीं दिखाई सर। नैब पे भी दिखाई है, ये दोनों इकट्ठे ऑर्डिनेंस आए हैं और इसमें भी उन्होंने कई 2-4 बंदों की मैंने स्टेटमेंट सुनी। वो तो गिलानी साहब ने खुद जारी किया है। सही। वक्त I've run out of time। एज ए प्रेसिडेंट जब वो मौजूद थे, उन्होंने जारी किया है, तो वो देखे आप किसी बेशुमार सर आप सही। वक्त खत्म हो गया। I'm so sorry। जहांगीर जदून साहब, कादिर मंदोखेल साहब, शौकत बसरा साहब, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।